नमस्कार, कृषि जागरण के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी तेजी से बढ़ रही है। भारत में खेतीबाड़ी से जुड़े करीब 53% परिवार कुछ न कुछ कर्ज में दबे हुए हैं। नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक यह आंकड़े 2012 और 13 से 2015-16 के बीच कम नहीं हुए। इस अवधि के दौरान प्रति परिवार औसत कर्ज की मात्रा भी बढ़ी है। नाबार्ड की ओर से जारी सर्वे के मुताबिक 2012-13 और 15-16 के बीच भारत के किसानों की सालाना औसत आमदनी 12% चक्रवृद्धि दर से बढ़ी है। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ अशोक दलवई की अध्यक्षता में बनी समिति ने कहा कि किसानों की वास्तविक आमदनी में 10.4% की सालाना चक्रवृद्धि दर होनी चाहिए, जिससे 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना किया जा सके। नाबार्ड के सर्वे से पता चलता है कि 2015-16 के दौरान 29 राज्यों में से 19 राज्यों के किसानों की आमदनी देश के औसत की तुलना में ज्यादा थी और 15 राज्यों की सालाना चक्रवृद्धि दर 2012-13 से 2015-16 के बीच 10.5% से ज्यादा रही। सर्वे में कहा गया है कि कृषि परिवारों की आमदनी में खेती से आमदनी की हिस्सेदारी 34% है, जबकि गैर कृषि वाले परिवारों की आमदनी में मजदूरी की हिस्सेदारी करीब 54% है। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण इवनिंग बुलेटिन में मैं निकेत सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज मेरे पास में जो मुख्य खबर है वो महाराष्ट्र की है और केरला की है और राजस्थान की है। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले केरला से इसलिए क्योंकि केरला राज्य अभी देश के सबसे भयानक त्रासदी में जूझ रहा है। वहाँ पे कई तरह के समस्याएं, संकट जो बाढ़ की वजह से उत्पन्न हो गई है, तो उसे उबरने में भी वहाँ के लोगों को काफी समय लगेगा। पर इस समय के दौरान आज सेना के कई जवान, कई स्वयं सहायता समूह और भी कई समूह जो है केरला जाकर अपना श्रमदान दे रहे हैं और लोगों को राहत एवं बचाव कार्य में लगे हैं। लेकिन आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का पानी को वहां पे संरक्षित नहीं किया जा रहा था और जिस तरीके से छोटे छोटे कुछ पर्यावरणविदों ने आज अपने विचार कुछ अखबारों में प्रकाशित किए हैं, जिसमें से एक पर्यावरणविद ने कहा है कि केरला में जिस तरीके से अंधाधुंध निर्माण और कई तरह की वनों की कटाई कहीं कहीं पे जब ज्यादा होने की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये तो खैर अलग बात है, लेकिन मुख्य चुनौती ये है कि जिस समस्या से अभी वहाँ के लोग गुजर रहे हैं, इस समस्या से उनको किस तरीके से उबारा जा सके और कैसे उन्हें पुनः विस्थापित किया जा सके, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। और दूसरी खबर के लिए फिर मैं अभी चलूंगा इमरान के पास में, वो बताएंगे, फिर हम आपको अगली खबर पे लेकर के आएंगे। फलों का स्वाद अक्सर हम सभी चखते हैं, लेकिन कितना ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और नुकसानदेह होते हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के लिए FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए व्यापारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। अभी तक जो व्यापारी फलों का व्यापार करते हैं वो इनको पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते थे, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि इसमें आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है जो सीधा हमारे दिमाग पर असर करता है। फिलहाल FSSAI ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यापारी एथिलीन गैस का इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए करेगा, और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की है कि अगर वो किसी व्यापारी से फल खरीदते हैं तो ऐसे व्यापारी से ही फल खरीदे जिन्होंने फलों को एथिलीन से पकाया है। इसी के साथ FSSAI ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। धन्यवाद। अगली खबर मेरे पास में है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को बहुत ही देश का अग्रणी राज्य बताया है, क्योंकि जिस तरीके से निवेशकों का भरोसा और कृषि के कई सारी योजनाओं की वजह से आज महाराष्ट्र में किसानों को और उद्यमियों को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है और वो अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में मतलब कि कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए सबसे पहला प्रयास जो है मुख्यमंत्री के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से कि किसानों को उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में
उनके लागत का 50% ज़्यादा उन्होंने अनुदान देने का घोषणा किया है। इसके अलावा और भी कई तरह की सब्सिडी और योजनाओं के माध्यम से किसानों को जोड़ा जा रहा है और किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। पर मुख्य समस्या मराठवाड़ा के कई सुदूर क्षेत्रों में भी आज ऐसी विगत बनी हुई है जहां पे सूखे की स्थिति जबरदस्त है। विदर्भा में जाएं चाहे और भी किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार के क्या क्या विशेष योजनाएं हैं, किस तरीके की वो योजनाओं को लेकर के किसानों को जोड़ते हैं और उनकी आय को बढ़ाने में दुगनी सहयोग करते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन किसानों के लिए और निवेशकों के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने योजनाएं एवं ऋण के माध्यम से जो द्वार खोला है, तो उससे रोजगार के भी अपार संसाधन बढ़ रहे हैं और कई लोग इसमें अग्रसर भी हो रहे हैं। अब उसके बाद मेरे पास अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने के लिए कई तरह की योजनाएं निकाली है, जिसमें से भी हाल ही में उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इस कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को कई तरह की नई तकनीकियां और मशीनों को उपलब्ध किया जाएगा और इन मशीनों के माध्यम से किसानों को जितना कम से कम मूल्य देना पड़े। तो इसके लिए राज्य सरकार ने 2 तरीके के कैटेगरी बनाकर के काम करने का फैसला लिया है, जिसमें से पहली कैटेगरी में किसानों के समूह को प्राथमिकता देने की घोषणा की है कि किसान अगर समूह में आकर अगर किसी भी उपकरण को खरीदते हैं तो उन्हें एक तय सब्सिडी 80% तक दी जाएगी और अगर कोई किसान अकेले खरीदता है तो उसकी सब्सिडी की राशि अलग होगी। तो यह किसानों को जोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए सबसे मुख्य रूप से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के उपकरणों को खरीदने के लिए जोर देने का फैसला किया है। तो यह राजस्थान सरकार के माध्यम से किसानों को कई तरह की योजनाएं, और राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत के केंद्र सरकार के साथ में हर राज्य की सरकार किसानों के साथ में काम कर रही है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर आप हमारा फेसबुक लाइव देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।